आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 4 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास के मेंबर्स को गिरफ्तार करने का दावा, इसराइल ने वेस्ट बैंक में मारा छापा। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। यूएन ने की निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी की मजम्मत। इसराइल बना रहा मिस्र पर प्रेशर। गैस मुआहदे के मामले में अड़चने डालने की खबर। जर्मनी ने सीरियन शहरियों को मुल्क छोड़ने का दिया अल्टीमेटम, न जाने पर मुल्क बदर करने की धमकी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। ज़ोहरान ममदानी पर सबकी नजर। और सूडान में डिफेंस काउंसिल की आज अहम मीटिंग। क्या सूडानियों के लिए आ सकती है कोई अच्छी खबर? शुरुआत करते हैं इस शो की। आज इसराइली कमांडोज ने मकबूजा वेस्ट बैंक के शुमाली शहर नाब्लस के इलाके में कार्रवाई करते हुए हमास के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसराइली फौज यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 2 खुफिया कार्रवाइयों के दौरान की गईं। पहली कार्रवाई बलाता पनाहगुज़ीन कैंप में, जबकि दूसरी नाब्लस के करीब एक गांव में अंजाम दी गई। फौज का कहना है कि ये कार्रवाइयां शिन बेत खुफिया इदारे की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर की गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है। दरअसल आज इसराइली फाइटर जेट्स ने जुनूबी गजा पर एक बार फिर से बमबारी की, जिससे 3 हफ्ते से जारी नाम निहाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। आज सुबह खान यूनिस के इलाके बनी सुहेला में फिजाई हमले किए गए। अल-कुद्स टीवी के मुताबिक अब तक किसी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सरबराह एंटोनियो गुटरेस ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंगबंदी की बार बार की खिलाफ वर्जियों के बायस 10 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब बात शातिर इसराइल की, जिसने मशरिक़ वस्ता में अजीब सी बेचैनी फैला रखी है। इसराइल पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मिस्र के साथ होने वाले नेचुरल गैस के मुआहदे, नेचुरल गैस डील जो है, उसको सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिस्र की फ़ौज की सिनाई रीजन में तैनाती को महदूद रखा जा सके, यहाँ पर फ़ौज मिस्र की ज़्यादा न आ सके। ये मामला उस वक्त सामने आया है जब गजा जंग के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है और सरहदी सिक्योरिटी के मसाइल पेचीदा हो गए हैं। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इसराइल ने मिस्र को गैस हासिल करने के एक बड़े मुआहदे की मंजूरी को रोके रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को मिस्र की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ है, ख़ास तौर पर सिनाई रीजन में फ़ौजी तैनाती के हवाले से, और साथ ही मुल्क के अंदर गैस की कीमतों में इजाफे के खदशात भी मौजूद हैं। वहीं मिस्र के जनरल नसर सालिम ने इसराइली इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि असल में इस गैस मुआहदे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसराइल को ही है, क्योंकि उसके पास अपनी गैस को यूरोप में बेचने के लिए कोई लिक्विफेक्शन फैक्ट्री नहीं है। बग़ैर मिस्र के ताउन के, बग़ैर मिस्र की सपोर्ट के या कॉपरेशन के इसराइल अपनी गैस उधर बेच ही नहीं सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिस्र ने अमन मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर ऐसा होता तो सिनाई रीजन में मल्टी नेशनल फोर्स एंड ऑब्जर्वर्स इसकी इत्तला देते। ये फोर्स सिनाई रीजन में एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह पहले से ही तैनात है। दोस्तों, अब थोड़ा समझते हैं खबर को। दरअसल इसराइल अपनी समंदरी गैस फील्ड्स यानी खुसूसन लेवियाथन और तामेर से बड़ी मिकदार में गैस मिस्र को देता है। मिस्र इस गैस को इस्तेमाल भी करता है और यूरोप को आगे बेचने के लिए एलएनजी प्लांट्स में तब्दील भी करता है। ये दोनों ममालिक के लिए इक्तिसादी तौर पर फ़ायदेमंद है, लेकिन हाल ही में एक नया गैस एक्सपोर्ट मुआहदा पेंडिंग है, यानी इसराइल की हुकूमत ने इस पर अभी दस्तखत नहीं किए हैं। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन ने इस मुआहदे की मंजूरी को रोक रखा है। जर्मनी ने सीरिया के रिफ्यूजीज़ को अपने मुल्क से वापस जाने का हुक्म दे दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अब जबकि सीरिया में जंग खत्म हो चुकी है, तो जर्मनी में मौजूद शामी पनाहगुज़ीनों यानी कि सीरियन रिफ्यूजीज़ को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, वरना उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा, ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। मर्ज ने कहा कि जो अपने मुल्क वापस जाने से इनकार करेंगे, हम उन्हें यकीनी तौर पर वापस भेज सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर योहान वेरिफुल ने हालिया सीरिया दौरे के दौरान कहा कि सीरियंस की वापसी के इम्कानात बहुत महदूद हैं, क्योंकि जंग ने शाम के बेशतर बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। अब सवाल ये है कि जर्मनी में मौजूद 10 लाख सीरियन रिफ्यूजीज़ यानी पनाहगुज़ीन कहाँ जाएंगे? उनमें से ज़्यादातर 2015 और 2016 के
दौरान जंग से फरार होकर यहाँ पनाह लेने आए थे। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में आज मेयर के लिए इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग जारी है और इस बार का इलेक्शन गैर मामूली तौर पर दिलचस्प करार दिया जा रहा है। इस मुकाबले में 3 मुख्तलिफ नज़रियाती सोच रखने वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरक्की पसंद उम्मीदवार है, दूसरा रवायती है और तीसरा कंजर्वेटिव है। ताज़ा पोल के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को वाज़ेह बढ़त हासिल है। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा पीछे दिखाई दे रहे हैं। अगर ममदानी कामयाब हो जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले साउथ एशियन और पहले मुस्लिम मेयर बन सकते हैं, जो अमेरिकी सियासत में एक तारीखी लम्हा होगा। बिलाखिर सूडान के हालात की जानिब कतर के अमीर ने तवज्जो दी है। हालांकि तमाम अरब ममालिक को सूडान की सूरत हाल को बेहतर करने के बारे में पेशरफ्त करनी चाहिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने सूडान के शहर अल-फाशर में फ़ौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF की तरफ से किए गए मजालिम की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम सूडान के अल-फाशर शहर में होने वाले हौलनाक मजालिम पर शदीद गम का इजहार करते हैं और इन कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करते हैं। शेख तमीम ने कहा कि सूडान में यह खाना जंगी 2.5 साल से जारी है और अब वक्त आ गया है कि इसका सियासी हल निकाला जाए ताकि सूडान की यकजहती, खुद मुख्तारी और सलामती बरकरार रह सके। दोस्तों, सूडान में ये लड़ाई आप सबको पता होगा कि 15 अप्रैल 2023 से जारी है, जिसमें हज़ारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और मुल्क शदीद इंसानी बहरान का शिकार है। भुखमरी फैलने की भी खबर आज हमने आपको बताई। सवाल ये है कि सूडान के बारे में आलमी और अरबी बिरादरी क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? क्या कतर के अमीर की जानिब से जुल्म की मजम्मत करना काफ़ी है? आखिर ये लफ्ज़ी बाजीगरी कब तक चलती रहेगी? दोस्तों, इसके लिए एक मंसूबा बनाने, अज़्म और भरपूर कोशिश की ज़रूरत है। सूडान से आने वाली तस्वीरें काफ़ी बेचैन कर रही हैं, आपको भी कर रही होंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सूडान के हालात बेहतर करने के लिए आलमी बिरादरी संजीदा कोशिश करेगी। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके डिक चेनी, जो 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान और इराक की जंगों के मरकज़ी मंसूबा साजों में से एक थे, 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ये बंदा इराक और अफ़गानिस्तान के लिए एक विलन के तौर पर जाना जाता है, याद रखा जाएगा। डिक चेनी ने अमेरिका की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की हिकमत अमली तश्कील देने में एक अहम किरदार अदा किया था। यही पॉलिसी बाद में अफ़गानिस्तान, इराक और दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ौजी मदाखलत की बुनियाद बनी। उन्होंने तब के सदर जॉर्ज W. बुश के दौरे में नायब सदर के तौर पर करीबन 9 साल तक खिदमत अंजाम दी थी और अमेरिका की कौमी सलामती, खुफिया इत्तलात और फ़ौजी फ़ैसलों पर उनका असर गैर मामूली हद तक बढ़ गया था। ईरान की पासदाराए इनकलाब यानी कि IRGC के तर्जुमान ने आज कहा है कि मुल्क की फ़ौजी तैयारी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और दुश्मन को ख़बरदार भी किया उन्होंने कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का कोई हमला तुमने सोचा करने का तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान यानी IRGC के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा, हमारी दिफाई तैयारी में इजाफा हुआ है और दुश्मन की कमज़ोरियां नुमायां हो चुकी हैं और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनरल नाइनी ने जून में इस्राएली हुकूमत और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई 12 रोज़ा जंग का जिक्र करते हुए कहा कि ये जंग एक अमरीकी मंसूबा थी जिसे ज़ायनी हुकूमत ने अमली जामा पहनाया था। ईरान ने तब अकेले नेटो और सेंटकॉम जैसे इत्तेहादों का मुकाबला किया और दुश्मन को सख्त शिकस्त खानी पड़ी, ये नाइनी का बयान है। इन बयानों से ईरान दरअसल अपनी ताकत का मुजाहरा भी करना चाहता है और इसराइल और अमेरिका को ख़बरदार भी करना चाहता है कि वो ईरान को मशरिक़ वस्ता के मिडिल ईस्ट के किसी और मुल्क की तरह कमज़ोर ना समझे। जब से अमेरिका ने नाइजीरिया में फ़ौजी मुदाखलत की बात की है, नाइजीरिया मुसलसल सफाई देने में लगा हुआ है। अब नाइजीरिया का कहना है दहशतगर्द ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसाई मारे जा रहे हों। नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द अमल देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया की हुकूमत की जानिब से मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पुरखुलूस कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया की सियासत में ईसाई तबके का अहम रोल रहा है। दोस्तों, ईसाई तबका तारीख़ी तौर पर मुल्क की क़ियादत में नुमाया किरदार अदा करता रहा है और नाइजीरिया के कई साबिक सदर, मिनिस्टर्स और आला हुक्काम ईसाई बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को मालूम नहीं था।
सूडान की एक और खबर है कि सूडानी फौज की हिमायत वाली डिफेंस काउंसिल आज अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर करने के लिए एक इजलास करने जा रही है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब अल्फाशर शहर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के कब्जे को एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा वक्त हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सरकारी सोर्स ने बताया कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल आज अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास करेगी। और अब खबर रूस और यूक्रेन जंग के बारे में। रूस ने दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन के मशरकी शहर पोक्रोवस्क में पेशकदमी की है, डेवलपमेंट हुआ है, आगे बढ़ी है वो, जो एक अहम ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक मरकज़ है। ये पोक्रोवस्क शहर, इसे रूसी फौज एक साल से ज़्यादा अरसे से कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसके फौजी अब भी शहर का दिफा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं और रूस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पोक्रोवस्क पर शदीद दबाव है, लेकिन रूसी फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई नई पेशरफ्त नहीं की है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इसे इलाके की सूरत हाल के लिए पेचीदा ज़रूर करार दिया है। पेरू ने मेक्सिको से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। ये फैसला उस वक्त किया गया जब मेक्सिको ने पेरू की साबिक वज़ीर आज़म बेट्सी चावेज़ को सियासी पनाह दी, जो 2022 में हुई बगावत की कोशिश के मुकदमे का सामना कर रही हैं। पेरू के वज़ीर ख़ारिजा ह्यूगो दे ज़ीला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज हमें अफसोस के साथ ये इत्तला मिली कि बेट्सी चावेज़, जो साबिक सदर पेड्रो कास्टिलो की मुबैना बगावत में शामिल रही हैं, उन्हें मेक्सिको के सफारत खाने में पनाह दी जा रही है, लिहाजा ये ताल्लुक़ तर्क किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया के नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट रह चुके किम योंग नाम का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे तक मुल्क के हाकिमों के ख़ानदान के वफादार रहे। ये खबर सरकारी मीडिया ने दी। नॉर्थ कोरिया के कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी कहते हैं इसे, KCN है। इसके मुताबिक 97 साल के किम योंग नाम पीर के रोज़ कैंसर से मुतालिक कई ऑर्गन्स के फेल होने के बायस वफात पा गए। मंगल की सुबह नॉर्थ कोरिया के मौजूदा रहनुमा किम जोंग उन ने किम योंग नाम के ताबूत के सामने हाज़िरी दी और उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। हाँ, कुछ हम हिस्ट्री से रिलेटेड शोज़ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे उस्मानिया सल्तनत है, जैसे सऊदी अरब कैसे बन गया, ये सब लोग टूट कैसे गए, बिखर कैसे गए, ईरान की हिस्ट्री, बहुत सी चीज़ें हम ये सोच रहे हैं कि उस तरफ कुछ शोज़ बनाए जाएं। 3 शोज़ तो ऑलरेडी आपको खबर देने के हैं, तो स्पेशल शो के तौर पर ये बनाए जाएं, या फिर किसी मुल्क के वीडियोस, किसी मुल्क के शहरों के बारे में, जैसे मान लीजिए कि ईरान का ही कभी इस्फहान शहर, कभी तेहरान शहर, उसकी खुसूसी बातें, या तो आप बता दीजिएगा कि हम मुल्क चुनें या हिस्ट्री चुनें, आप क्या देखना पसंद करते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।